आज मेरे चैनल पर एक बार फिर से आज हम एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर के साथ जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम पूरा नीट बेस्ड स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी मुट्ठी में। हमारा जो आज का मेन एजेंडा है वो ये है कि एनसीईआरटी मुट्ठी में, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। ये जो स्लाइड होगी, ये सब जो भी प्रेजेंटेशन होगी, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, ये पूरा का पूरा न्यू एनसीईआरटी बेस्ड मॉडल होगा। ठीक है, आइए हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं। ये यस, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो पहले हम लोग इसे रिकैप करेंगे, हम इसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि चैप्टर लंबा नहीं है लेकिन चैप्टर याद करने वाला बहुत है, तो हम इसे कैसे छोटे छोटे अपने शॉर्ट नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं उसे देखेंगे। पहले हम देखते हैं सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल वो होती है, एक सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो वो जितने फेजेस से गुजरता है उसे सेल साइकिल कहते हैं। सेल को डिवाइड करने के लिए उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड करना चाहिए, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करना चाहिए, सबसे बड़ा उसका जीन डिवाइड करना चाहिए, उसके ऑर्गेनल डिवाइड करने चाहिए। तो जब ये सारा डिवीजन एक सीक्वेंशियल मैनर में हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस हमारे यूकेरियोटिक सेल्स में मेनली सेल रिपेयर के लिए दिए जाते हैं, और मियोसिस जो होता है वो हमारे गेमेटोफाइटिक सेल्स में होते हैं। गेमेटोफाइटिक सेल्स यानी हमारे जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें होता है। अब हमारा जो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, इसे हमने टू बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम है इंटरफेस जो आपको दिख रहा है, और एक का नाम है एम फेस। एम फेस यानी माइटोटिक फेस। अब इंटरफेस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊं तो इंटरफेस को हमारी एनसीईआरटी ने रेस्टिंग फेस कहा है। ऑल्दो ये रेस्टिंग नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे मेटाबॉलिकली ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बट इसका नाम रेस्टिंग फेस क्यों दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे नो डिवीजन, वहां पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है। लेकिन अगर ये सेल डिवीजन साइकिल का एक पार्ट है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, दिस इज द प्रिपरेशन फेज। यानी अगर आपके सेल को डिवाइड करना होगा तो वो जो भी उसके लिए प्रिपरेशन करेगा, जितने मॉलिक्यूल्स उसके लिए लेगा, जितनी चीजें उसे रिक्वायर्ड होगी, जितने प्रोटीन्स उसे प्रोड्यूस करने होंगे, जितना डीएनए उसे रेप्लिकेट करना होगा, वो सब काम इंटरफेस में होगा। यहाँ पे डिस्टिंक्टली हमें दो डिफरेंट सेल्स नहीं दिखते हैं, लेकिन हमें एक सेल्स में कई सारी चीजें मेटाबॉलिकली चेंज होती हुई दिखती है। इसलिए इसे रेस्टिंग फेस प्लस और क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस। मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस हमारा इंटरफेस होता है। तो अगर मैं एक सेल साइकिल ड्रॉ करूं तो उसमें हमारा एम फेज जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और इंटरफेस जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। इसका मतलब जो मेरा ये वाला पोर्शन होगा, एक मिनट हाइलाइटर लेके, ये है मेरा इंटरफेस, और ये छोटा सा पार्ट जो होगा ये मेरा एम फेस होगा। अब इस एम फेस के भी कई पार्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस इंटरफेस के जो अभी हमें पार्ट डिस्कस करने हैं, उसमें एक पार्ट है G1, दूसरा पार्ट है S, तीसरा पार्ट है G2। अगर मैं G1, G2 और S को अपने इस ग्राफ पर पाई चार्ट पर प्लॉट करूं तो वो कुछ ऐसा होगा। एक मिनट हाइलाइटर चेंज करते हैं, पेन हम, और ये ऐसे। तो ये वाला जो लार्जेस्ट पार्ट होगा वो होगा G1, उसके बाद S और फिर G2। यहाँ पे हमारा ये हो गया है, कलर चेंज करते हैं ताकि और समझ में आए, इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। और ये हमारा हो गया है एम फेस। तो हमारा लार्जेस्ट पार्ट जो होगा इंटरफेस का वो है G1। इंटरफेस अपने आप में पूरे सेल साइकिल में लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन G1 जो है वो इंटरफेस का भी लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज जस्ट लाइक, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, एक पेपर देना ज्यादा मुश्किल नहीं है एज कंपेयर टू उस पेपर की तैयारी करनी। नीट की तैयारी करने में 2 साल का टाइम लगता है, पर नीट को देने में
3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। इसलिए नीट की तैयारी जो है वो हमारा इंटरफेस है और नीट को देना जो है वो हमारा एम फेज है। तो जीवन स्टेट में हमें बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स देखने हैं, बिकॉज़ हम यहाँ पे स्मॉल रिकैप करेंगे इन सब चीज़ों का। जीवन में क्या होता है, नो डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही है। सेल डिवीजन तो पूरे इंटरफेस में कहीं भी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीवन में क्या हो रहा है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, यानी मेजर जो प्रोटीन आपको चाहिए, मेजर जो आपको राइबोजेनिक न्यूक्लिक एसिड चाहिए, वो आपका सिंथेसिस जीवन में ही होगा। और जो ऑर्गेनल, अगर आपको एक सेल से दो अलग अलग सेल बनाने हैं, तो इसमें अगर ए और बी न्यूक्लियस वो ऑर्गेनल है, तो आपको इसमें भी ए बी चाहिए, आपको इसमें भी ए बी चाहिए। तो ये कब होगा, जब आप इस सेल में इंटू टू कर देंगे। इंटू टू यानी इसके ऑर्गेनल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऑर्गेनल्स को आप डबल कर देंगे। और ये तभी हो सकता है जब ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन हो, और उन ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन होती है हमारी जीवन फेस में। और इस जीवन फेस का एक पार्ट है, हम यहाँ पर इस तरह से आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ये होता है जी नॉट। जी नॉट या फिर क्विसेंट फेस, ठीक है। जी नॉट वो होता है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो ये सब कुछ सिंथेसाइज करते हैं, जो आरएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनल डुप्लीकेट कर रहे हैं, लेकिन वो एस फेज में या फिर वो डिवीजन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, नीट का पेपर फिर बाद में नहीं देंगे किसी भी रीजन से, तो इन्होंने जीवन यानी 1 महीने तक तैयारी करी नीट की, और उसके बाद तैयारी आगे छोड़ दी। तो वो बच्चा चाहे तो कभी भी दोबारा नीट की तैयारी शुरू कर सकता है, बट इट इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड इट्स इंटरनल विल। उसी हिसाब से जीवन बहुत सारे सेल्स परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन वो एस फेस और आगे का इंटरफेस कंटिन्यू नहीं करते हैं, और वो चले जाते हैं जी नॉट फेज में। इसको हम बोलते हैं, ये भी मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव स्टेज होती है। और इसका कुछ पार्ट होंगे हार्ट के सेल। हार्ट के सेल डिवाइड नहीं करते, नर्व सेल भी डिवाइड नहीं करते हैं। और आपके कुछ पेरेन्काइमा सेल, पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर वो एक क्विसेंट फेज में है यानी जी नॉट फेज में, तो अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये पेरेन्काइमा सेल दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, बट इन अ वेरी रेयर कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एस फेज पर। एस फेज में मेजरली वो सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं जो हमें एक सेल के अंदर चाहिए। हमें एक सेल के अंदर क्या क्या चाहिए, डीएनए डुप्लीकेशन हमारा एस फेज में होता है, यानी आपके क्रोमोसोम में अगर डीएनए 2C है और वो डीएनए आपको 2 सेल में बांटना है, तो आपको वो डीएनए 4C करना होगा। उस 2C से 4C का जो प्रोसेस है वो एस फेज में हो रहा है। उसके बाद क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, यानी एक सेल के, कि मैंने ये एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, इसके बाहर इतना बड़ा भी सेल होगा, लेट मी शो, ये तो ये एक सेल होगा इतना बड़ा, लेकिन ये उसका न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया है। अब इस न्यूक्लियस में और क्या क्या है, इस न्यूक्लियस में आपको क्रोमैटिन दिख रहा है। इस क्रोमैटिन मटेरियल को फिर से येलो से ही बनाते हैं। इस क्रोमैटिन मटेरियल को इस तरीके से कंडेंस होना है डुप्लीकेशन के लिए, और उस कंडेंसेशन का जो फिनोमिना होता है वो हमारे एस फेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन होती है, और वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रियोल जो है वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है, लेकिन क्रोमोसोम करता है न्यूक्लियस में। सेंट्रियोल हमें पता है परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, जो दो स्ट्रक्चर मिला के इन्हें कहा जाता है सेंट्रोजोम, ठीक है। ये सेंट्रोजोम जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं डुप्लीकेट, वो हमें आगे पता चलेगा। G2 स्टेज क्या होती है, G2 हमारा गैप फेज भी से बोला जाता है, बिकॉज ये एम फेज और एस फेज के बीच का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया
गोल्गी गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होते हैं। देखो, G1 में जो होता है वो ऑल अदर ऑर्गेनल होते हैं, लेकिन ये वाले ऑर्गेनल डुप्लीकेट नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो G2 फेज में डुप्लीकेट होते हैं। इस फेज में हर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है एक्सेप्ट फॉर ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन जो होती है उसकी सिंथेसिस G2 फेज में चालू रहती है, और आरएनए की भी सिंथेसिस G2 फेज में चालू रहती है। देखो, माइटोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल करते हैं, यानी जिनके पास 2n क्रोमोसोम है वही तो आगे 2n क्रोमोसोम बना पाएंगे। इसलिए डिप्लॉइड सेल माइटोसिस करते हैं बिकॉज इट इज द इक्वेशनल डिवीजन। हम माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी जितने क्रोमोसोम पहले थे, जितना डीएनए पहले था, उतना ही डीएनए आगे वाले जनरेशन्स में है। लेकिन इसका जो एक एक्सेप्शन है वो हमारे पास है ये, ओहो, ड्रोन। ड्रोन क्या होता है? मेल, हम्म मेल हनी बी, मधुमक्खी का जो मेल वर्जन होता है उसे हम ड्रोन कहते हैं। वो एक हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, बट वो स्टिल माइटोसिस परफॉर्म कर सकता है। सॉरी। तो ये इसका एक एक्सेप्ट, तो ये हुआ एक हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा G1S और G2 फेस क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास इंटरफेस खत्म हो गया, यानी हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास जो ये वाला था, ये देखो, ये ये वाला पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हमारे पास शुरू होगा दिस एम फेस। अब इस एम फेस को हम काइरोकाइनेसिस से शुरू करेंगे। एक मिनट, हाँ, काइरोकाइनेसिस कहाँ गया? नेक्स्ट स्लाइड चलो भैया। ओहो, माइटोसिस के भी दो पार्ट होते हैं। माइटोसिस यानी एम फेस, एम फेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। इसको मैं यहाँ लिखूं अगर, दिस इज एम फेस। इसके होते हैं दो पार्ट, एक हो गया काइरोकाइनेसिस, एक हो गया साइटोकाइनेसिस। काइरो यानी न्यूक्लियस का, और ये साइटोप्लाज्म का। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे काइरोकाइनेसिस से। काइरोकाइनेसिस भी होते हैं, वो 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं। अब हमें ये याद रखना है, काइरोकाइनेसिस जो होता है वो एक लॉन्ग इंटर रिलेटेड प्रोसेस, या फिर लॉन्ग प्रोग्रेसिव लिख देते हैं। इट इज लॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव, यानी हम इसके अंदर ऐसे कोई डिस्टिंक्ट बैरियर नहीं होता कि अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो ये वाला होगा तो इसे हम प्रोफेस बोलेंगे, ये होगा तो इसे हम मेटाफेस बोलेंगे, ऐसा नहीं। ये सब एक ही जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, तक इनके अंदर हम डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर एक डेडलाइन नहीं सेट कर सकते कि इसके बाद मेटाफेज शुरू होता है, इसके बाद प्रोफेज शुरू होता है। इसलिए इसे हम कहते हैं लॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव। अब अगर हम प्रोफेज से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन इन न्यूक्लियस किसकी होगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रोमोसोम की। देखो, प्रूफ अभी आप कहोगे एस फेज में भी कंडेंसेशन हुई, तो एस फेज की कंडेंसेशन जो थी वो ये थी। मतलब स्ट्रक्चर बनना तो थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, लेकिन प्रो फेज में इट वुड बी लाइक दिस प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे अनटैंगल्ड डीएनए, यानी जो टैंगल्ड होता है, टैंगल का मतलब क्या होता है, गांठे गांठे बनना, यानी उलझा हुआ जो डीएनए होता है उससे अब माइटोटिक क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है। कलर चेंज करना पड़ेगा। एस्टर फॉर्मेशन, देखो एस्टर फॉर्मेशन क्या होती है। ये अगर हमारे पास एक सेंट्रियोल है तो ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने अंदर से निकालता है, इसे हम बोलते हैं एस्टर फॉर्मेशन।
ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट करती है। ये एक सेल है, तो तो काइरोकाइनेसिस में ये हो जाएगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन पूरी तरीके से ये गायब कब हो जाएगी? मेटाफेज में। ठीक है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट शुरू हो जाती है और गायब होती है मेटाफेज में। इस तरह बना के रखते चलो, और ये भी बना के रखते हैं। ठीक है। अब देखो स्पाइरम स्टेज क्या होता है? स्पाइरल समझते हो? स्पाइरल क्या होता है? ये तो यही स्टेज होती है स्पाइरल स्टेज, मतलब धीरे धीरे क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ है। ठीक है। अब देखो गोल्गी बॉडी ईआर प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, यानी गोल्गी बॉडी ईआर न्यूक्लियस सब डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हमने देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता है। और क्या होता है? ये अगर एक सेल है, ये यहाँ है, इसको न्यूक्लियस मानो, ये न्यूक्लियस है, सेल कहीं बाहर होगा बड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंट्रियोल है, वो धीरे धीरे इस पोल पे आना शुरू होते हैं। 2 सेंट्रियोल अभी हमने डुप्लीकेट किए थे, कौन सी फेज में किए थे बताओ? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। अब वो धीरे धीरे पोल्स पे आना शुरू करेंगे। क्यों आएंगे वो भी हमें पता चलेगा मेटाफेज और एनाफेज में। अब देखो मेटाफेज क्या होता है? थिकेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, यानी यहाँ तक पूरे क्रोमोसोम हम बन के रेडी है, क्रोमोसोम प्रॉपर इस शेप में आ चुके हैं। दिस इज द सेंट्रोमियर। सिंगल मेटाफेसिक प्लेट, चलो इसको मैं समझाती हूँ। मेटाफेसिक प्लेट आपको पता है क्या होती है? ये आपका न्यूक्लियस बना, यहाँ पर इस फेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे आके एक साथ अलाइन हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट। और जो ये होती है, ये सेंट्रोसोम जो होता है, जो अब ऊपर आ चुका है, वो यहाँ से सिक्रीट करता है स्पिंडल फाइबर, जो जाके कहाँ अटैच करते हैं? काइनेटोकोर में। काइनेटोकोर क्या होता है अभी बता, इसको अलग पेन लेते हैं। काइनेटोकोर के लिए कौन सा पेन ले भाई? ये ले लेते हैं। ये 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 और अब सेंट्रोसोम के लिए एक अलग, ये हो गया है आपका सेंट्रोमियर। और उसके आगे एक प्रोटीनीय शीट होती है, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से आएंगे और वो काइनेटोकोर के साथ ज्वाइन होंगे। काइनेटोकोर उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? एक अटैचमेंट की एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है कि काइनेटोकोर क्या करता है? अटैचमेंट का एरिया प्रोवाइड करता है। बहुत बार आया हुआ है। ठीक है। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, इसके आगे मैं लिख देती हूँ पीवाईक्यू है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। बिकॉज हमें लगता है सेंट्रोमियर पे होता है, बट सेंट्रोमियर पे नहीं होता है। अब देखो कॉन्ग्रेशन क्या होता है, उससे पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि अब हमारे पास सेंट्रोमियर जो होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम जो होते हैं, वो प्रॉपरली अलाइन हो गए हैं, थिकेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। तो इस वक्त हम उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यानी हम उन्हें देख सकते हैं कि उनकी अलाइनमेंट कैसी है, कैसी क्रोमेटिड होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है, सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ इस स्टेज में हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और कॉन्ग्रेशन होता है वो फिनोमिना, जिस फिनोमिना से ये मेटाफिजिक प्लेट पर अलाइन कर रही हैं, उस फिनोमिना को कहते हैं कॉन्ग्रेशन। जैसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है, जैसे वो एक मेटाफिजिक प्लेट पर आ रही है, उसे कहते हैं कॉन्ग्रेशन। अब देखो एनाफेज क्या है? सेंट्रोजियोम, अभी देखो ये लिखा है मैंने टूटा। ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज सेंट्रोमियर टूट जाता है, क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाते हैं। इसका एक डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये देखो, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के बीच में है सेंट्रोमियर। इसको यहां से देखो, ये अरे चलो भाई, ये खींच रहे हैं और ये खींच रहा है। क्रोमोसोम जो होगा उसे दोनों डायरेक्शन में खींचा जा रहा है इस तरीके से। ऑल्दो यहाँ से अलाइन नहीं होते हैं, बट मैं केवल दिखा रही हूँ कि इसे ऐसे खींचा जा रहा है। तो अब एंड में ये कैसे दिखेंगे?
इनके बीच का ये सेंट्रोमियर जो है वो टूट चुका है और ये स्प्लिट हो चुके हैं। ये एनाफेज में होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो शॉर्टन, यानी अब वो खिंच खिंच के छोटे होने लगते हैं, इतने लंबे। अब यहाँ आ जाएंगे सेंट्रोसोम को वो क्रोमैटिड को लेके, ठीक है, खींच के इसे पोल्स पे लाना शुरू कर देते हैं। इस फेज पे हम इसे क्या इस फेज पर हम इनकी शेप को स्टडी करते हैं। शेप को कैसे स्टडी करते हैं, हम देखिए कि अगर सेंट्रोमियर टूटा तो क्या ये एल शेप में आया है, क्या ये जे शेप में आया है, अगर ये बीच में होगा तो ये वी शेप में आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इनकी शेप स्टडी करते हैं। टीलोफेज क्या होता है, टीलोफेज इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। पोल्स पर आ चुके हैं, देखो अभी पोल्स पर है नहीं, लेकिन टीलोफेज पर ये क्रोमैटिड यहाँ आ चुके हैं, ये देखो ये क्रोमैटिड पोल्स पर आ चुके हैं, दोनों तरफ आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होना शुरू हुआ है टीलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बननी शुरू हो चुकी है, दो न्यूक्लियस बनने शुरू हो गए हैं। गोल्गी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा दोबारा बनने शुरू हो चुके हैं। तो अब दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमें जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है सिंशीशियम। सिंशीशियम की कंडीशन क्या होती है, जब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। क्या ये कंडीशन सिंशीशियम की है, बिल्कुल है। एक हमारे पास आगे सेल है ब्लू कलर का, उसके अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। बहुत बार यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है कई सेलों में, तो एक सेल में दो न्यूक्लियस एज इट इज रह जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंशीशियम कंडीशन, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है इट इज मोर देन वन, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंशीशियम हो गया, और बस ये हमारे पास इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। और ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। भारी भरकम सा नाम है, इसका मतलब है नारियल का पानी जो पीते हो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो एक सिंथीशियम कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे टू डॉटर न्यूक्लियर बन चुकी हैं और क्रोमैटिड भी आ चुका है। देखो अब तुम बोलोगे कि यार हमारे पास तो ये वाला क्रोमोसोम था और बना जो है वो एक सिंगल क्रोमैटिड का क्रोमोसोम बना है, तो ये कैसी इक्वेशनल डिवीजन हुई। तो ये इक्वेशनल डिवीजन इस तरीके से हुई, हमारे पास एक नॉर्मल स्टेज में, मतलब इस समय जब तुम बैठे हो तुम्हारे न्यूक्लियस में ऐसे ही क्रोमोसोम है। एस फेज में ये क्रोमोसोम जो थे वो ऐसे हो गए थे, डबल क्रोमैटिड के साथ हुए थे, ठीक है। तभी तो डीएनए डबल हुआ ना, बिकॉज अब ये एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इज इक्वल्स टू डीएनए, ठीक है। दो डबल हुआ क्रोमैटिड, इसका मतलब क्या हो गया, दो डीएनए हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास, चलो काइरोकाइनेसिस आगे, साइटोकाइनेसिस हमें खुद करना पड़ेगा, साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं है। साइटोकाइनेसिस की एक अलग से स्लाइड बनानी पड़ेगी क्या, लेट्स सी, एक मिनट। साइटोकाइनेसिस हम कर सकते हैं कहीं पे, हम साइटोकाइनेसिस यहीं कर लेते, छोटा तो बहुत छोटा। देखो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, एनिमल्स में जो एक सेल होता है, अरे एनिमल्स में जो सेल है वो कैसे, अगर इसके पर देखो दो न्यूक्लियस आ गए, अब ये क्या करेगा, ये ऐसा होना शुरू हो जाएगा, इसे हम कहते हैं फरो। फरो जो है वो बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन आपस में ज्वाइन होना शुरू होती है और एक कंडीशन आती है जब ये ऐसी हो जाती है, पूरी सेल मेम्ब्रेन ज्वाइन कर गई, दो सेल बन गए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल मूवमेंट। सेंट्रीपीटल मूवमेंट मतलब सेंट्रीपीटल मतलब सेंटर की टुवर्ड्स, यहाँ से अंदर की तरफ धंसना शुरू हुआ, इसलिए हम कहते हैं इसे सेंट्रीपीटल मूवमेंट। अब देखो यही अगर ये प्लांट सेल है,
मान लो ये जो सेल है ये प्लांट सेल, अब ये क्या करेगा, ये ऐसा रहेगा और बीच में प्लेट बना दे। ठीक है, अब ये प्लेट देखो, ये जो है प्लेट में, तो मैं इससे दिखाती हूँ, ये जो प्लेट है ये ऐसे जा रही है, जैसे ये डॉट जा रहा है ना, सेंटर से शुरू होके बाहर की तरफ सेल वॉल की तरफ जा रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल प्लेट। फिजिक्स की चीजें हैं। सेंट्रीफ्यूगल यानी जो सेंटर के अपोजिट लगती है, ये सेंटर है, इसके अपोजिट ये प्लेट बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, देखो सेल वॉल बनी होगी ना इसके बाहर एक, तो सेल वॉल तो नहीं टूट जाएगी, सेल प्लेट अपना मतलब, उसके लिए कहते हैं सेल डिवीजन के लिए, ये जाके उस सेल वॉल को बीच से डिवाइड करेगी, और नई सेल वॉल बनना शुरू होगी। और नई सेल वॉल का हमारे एनसीईआरटी ने बोला है प्रिकर्सर कौन है, मतलब उसका एक पहला स्टेज कौन होता है, वो होता है सेल प्लेट। यानी ये सेल प्लेट का काम करती है, पेक्टेट का काम करती है। ठीक है, ये हमारी हो गई हमारी साइटोकाइनेसिस। अब आ जाते हैं मियोसिस पर। मियोसिस यानी, अरे यार रुक जा भाई, रिडक्शनल डिवीजन। यानी अगर आपके पास क्रोमोसोम का नंबर 2n है, तो वो बटेगा 4 अलग अलग सेल्स में, यानी दिस, इनके पास होगा n n n n। अब कैसे होगा वो देखते हैं। मियोसिस एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है, ये इसका प्रोफेज ही बहुत लंबा है, इसके प्रोफेज में ही देखो लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकेटेन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, अब इसका हमने बनाई हुई है एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक को ऐसे सिखाते हैं, कहाँ गया रेड, ये देखो, एल फॉर लहराती, जेड वाई जुल्फों पर दिल दिया, लहराती जुल्फों पर दिल दिया, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो लेप्टोटिन में क्या होता है, यहाँ पे आपका शुरुआत कैसे होगी, आपका एस फेज फॉलो होगा, जी1 फेज फॉलो होगा, जी2 फेज फॉलो होगा, सब फॉलो होगा। एस फेज में अब लेप्टोटिन में फिर क्या होगा, प्रो फेज है तो कंडेंसेशन तो होनी ही होनी है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होगा, और ये फ्रोम अब जो है ये क्रोमोसोम ऐसे फॉर्म हो जाएंगे कि ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत छोटी सी स्टेज है, कंडेंसेशन हो गया, बस सिंपल, लेप्टोटिन इज जस्ट कंडेंसेशन। आपका पहले कुछ कंडेंस हुआ था, जिस तरीके से आपके प्रो फेज में पहले कंडेंस हो रहा था, अब प्रो फेज के लेप्टोटिन फेज में कंडेंसेशन हो रहा है। जाइगोटिन फेज क्या है, सिमिलर क्रोमोसोम ऑफ एम एन पी है, देखो एम पी शॉर्ट फॉर्म है ये, इसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल। जाइगोटीन में क्या होता है, आपके पास देखो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी एक क्रोमोसोम ये होगा, आपको भी समझाते हैं, एक क्रोमोसोम ये, एक ये, अरे यार, एक ये, अब कुछ मिलता जुलता चेंज नहीं कर सकते हम, थोड़ा सा कलर पैलेट अगर हम चेंज करना चाहे तो नहीं हो सकता, तो फिर रेड हटाओ। ब्लू, ये एक पैटर्नल है, ये एक पैटर्नल है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, ये एक मैटरनल है, ये एक पैटर्नल है क्रोमोसोम। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, आपके न्यूक्लियस में ये इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होते हैं, आपके न्यूक्लियस में ये किसी भी तरीके से, ये जो, हम्म
ये इसके साथ लगा हो सकता है, ये इसके साथ लगा हो सकता है, ये वाला इसके साथ लगा हो सकता है, ठीक है। अब जाइगोटिन में क्या होते हैं, जो सेम आइडेंटिकल होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जो दिखते सेम है, जो जिनका जीन सेम है, दोनों आंख का जीन ही बता रहे हैं, दोनों पेट का जीन बता रहे हैं, सेम जगह पर जीन प्रेजेंट है, ऐसे को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम आपस में एक साथ आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पेयरिंग या फिर साइनैप्सिस। कलर चेंज करना पड़ेगा, साइनैप्सिस। ये कब होता है, जाइगोटीन में, ठीक है। अब देखो, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट मतलब देखो दो क्रोमोसोम आए ना एक साथ, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइवेलेंट, इसको कहेंगे बाइवेलेंट। ऐसे कितने बाइवेलेंट बनेंगे, 23 बाइवेलेंट बनते हैं, बिकॉज 46 तो हमारे पास है, 46 को दो पेयर में बांटो, 23। अब टेट्राड, टेट्राड क्या होगा, देखो टेट्राड, इसी को टेट्राड बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, ये एक डीएनए, एक डीएनए कहाँ चला गया, ये पूरा एक डीएनए, ये पूरा एक डीएनए। अब यहाँ देख, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, कितने डीएनए होगा, 4 डीएनए होगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं टेट्राड। होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन बाय सेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, इधर बनाते हैं, ये एक क्रोमोसोम, अच्छा नहीं बन रहा आज, ये वाला क्रोमोसोम, और अब पेयरिंग करने के लिए ये वाला क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जिस चीज से जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये उस एक गम का नाम समझ लो जिससे क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, ये होता है जाइगोटिन में। पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हम इसी से समझाते हैं आपको। दो कलर लेते हैं, ये आंख का जीन है कि आपकी आंख काली होगी, पापा कह रहे हैं नहीं मैं फैशनेबल हूँ, मुझे आंख हरी चाहिए, ठीक है। पापा ने अब क्या किया, इसकी जो नेक्स्ट स्टेज बनेगी, ये आपकी स्टेज है जाइगोटीन वाली। ऐसे दो अलग अलग क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट खड़े हुए हैं उनके अपने जीन के साथ। अब क्या होगा, पैकेटीन में मम्मी कहेगी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा ग्रीन का जीएनए मुझे दे दो, पापा कहेंगे तुम भी करो और थोड़ा येलो का जीन मुझे दे दो, जीन एक्सचेंज हो गए, काम खत्म, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये किस एंजाइम से होते हैं, एंजाइम यहाँ पे कौन सा चाहिए, रिकॉम्बिनेस, लिखा है ना शायद मैंने, हाँ लिखा है रिकॉम्बिनेस। और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, जहां जहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मान लो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ पे बन जाएंगे रिकॉम्बिनेस नोड्यूल, ये नोड्यूल, ठीक है। और टेट्राड जो होता है वो यहाँ पे फुल्ली विजिबल, वो तो होगा ही होगा भाई, क्रॉसिंग तभी होगी ना जब ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी, ऐसा थोड़ी कि इसमें क्रॉसिंग हो सकती है क्या, देख इसमें दिख ही नहीं रहा भाई, दो डीएनए ये इसके पास चला गया, बांटोगे क्या, आधा आधा थोड़ी करके बांटोगे, ठीक है। अब देखो डिप्लोटीन में आ जाओ, डिसोल्यूशन ऑफ साइटोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास डायग्राम बहुत अच्छा बन गया, इसको मिटाएंगे नहीं, इसी पे देखेंगे। ये अब हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, पैकेटीन की आ गई। अब देखो धीरे धीरे ये साइटोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व के लिए रेजर ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है, ये डिसॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा है, थोड़ा 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 कहीं, पर अब पूरा डिसॉल्व हो चुका है, डिसॉल्व हो गया, चिज़्माटा फॉर्म हो रहा है। चिज़्माटा क्या फॉर्म हो रहा है, पूरा साइटो, कहाँ चला जाता है ये, पूरा सेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो गया डिसॉल्व। अब कहाँ से जुड़ा है ये, अब ये कोई अलग कलर है ही नहीं, सारे कलर यूज कर लिए, अब ये केवल और केवल इस पोर्शन से जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम। अब देखो मान लो यहाँ पे भी चलो जीन की एक्सचेंज हो रहा था, वैसे होता नहीं है तो हम यहाँ पे इसे नहीं मानेंगे और हम बीच में दिखा देंगे कि ये स्पेस है, यहाँ पे समझो, ठीक है ना, ये भी यहाँ से अलग हो रहा है, ठीक है। अब ये केवल इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे केज़माटा, यानी जहां से दो क्रोमोसोम विदाउट सेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जुड़े हैं उसे बोलते हैं केज़माटा, और यहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है।
ठीक है, ये एक्स शेप्ड है, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, एक्स शेप्ड। अब देखो डिक्टोटीन क्या है। डिप्लोटीन का एक पार्ट है, जैसे जीवन का पार्ट था जी नॉट, उसी तरह डिप्लोटीन का पार्ट है डिक्टोटीन। कि डिक्टोटीन क्या होता है, बहुत जगह जो होती है क्रॉसिंग ओवर और किस्माटा बना रह जाता है, लेकिन वो डायकाइनेसिस नहीं होती। ऐसा कहाँ होता है, ओवम में। जब एक फीमेल का बर्थ होता है तो उसके पास तो कितने सारे मैच्योर फॉलिकल्स पहले से ही होते हैं, तो वो मैच्योर फॉलिकल्स आते ही थोड़ी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, एक स्टेज के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तब तक वो डिक्टोटीन स्टेज में रहते हैं, ठीक है। और किस्माटा समझ में आ गया, क्रॉसिंग साइट, ठीक है। अब देखो डायकाइनेसिस, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी अब मेटा प्रोफेज है ये चल रहा, प्रोफेज से मेटाफेज में जाएगा, तो ये डायकाइनेसिस उसका ट्रांजिशन कराता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ किस्माटा, टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम है, तो अब इसका किस्माटा बिल्कुल इसके टर्मिनल पे आ जाएगा यहाँ, अब केवल ये यहीं से जुड़ा है, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पिंडल असेंबल, यानी अब इधर इधर से स्पिंडल फाइबर आना शुरू हो गए न्यूक्लियस में, स्पिंडल फाइबर आना शुरू हो चुके हैं न्यूक्लियस में, ताकि इन्हें हम अलग कर सके। अब इसे खींचेंगे, दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग ले जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, ठीक है। अब आ जाओ मियो, अभी देखो मियोसिस था, अब ये क्या है, अब ये मियोसिस के आगे का फेज है, मेटाफेज भी तो होगा। फिर से देखो प्लेट बनेगी, देखो इस बार प्लेट कैसी बनेगी, ये सेल है, कर रहा है अब ये, इस ये सेल है, उसके बाद यहाँ पर सब मिटा दो, हटाओ इसके यहाँ से, इधर ये सेल हुआ। अब मैटरनल, मैटरनल एक तरफ, पैटर्नल एक तरफ, मैटरनल, पैटर्नल, तो ये दो प्लेट नहीं बन गई, इसलिए यहाँ पे डाई प्लेटेड बनता है। और इस बार जो होता है स्पिंडल फाइबर, वो केवल एक ही काइनेटोकोर से, एक ही क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर से केवल अटैच हो सकता है। इसका मतलब क्रोमोसोम यहाँ से कहाँ होंगे, स्प्लिट होना शुरू होंगे, ठीक है। हैंग हो गया क्या, सब गया, छोड़ो। तो सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता है, बिकॉज एक ही काइनेटोकोर से ज्वाइन कर रहे हैं, वो ब्रेक होगा भी नहीं। टू क्रोमोसोम फेस ईच आइदर पोल, यानी ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इस वाले पोल पे भी हो सकता है, ये वाला क्रोमोसोम उस वाले पोल पे भी, ये किसी भी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं पहले, इरेज ऑल इंक, हमारे तो सारे वही चले गए नोट से, भगवान, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या। हाँ, तो अब हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, अब अलग क्या हो रहे हैं, उनके क्रोमैटिड अलग नहीं हो रहे हैं, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, ऐसे, ये दूर हो गए, ये एक न्यूक्लियस बना, ये एक न्यूक्लियस बना, तो देखो क्रोमोसोम के नंबर 23 के 23 हो गए ना, 23 ऊपर गए, 23 नीचे गए, ठीक है। पहले कितने थे, 20, पहले 46 थे, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 23 हो गए हैं। अब इसके बाद बाइवेलेंट प्लेट बन गई, नो सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, टू क्रोमोसोम, यहाँ पे हमारे पास 4 सी की कंडीशन बन गई है, यहाँ पे भी उतने डीएनए, यहाँ पे भी उतने डीएनए, 2 डीएनए हो गए हैं, 4 सी की कंडीशन हो गई है, ठीक है। 4 एन की, सॉरी नॉट 4 सी, 4 एन की, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आ रहे थे, इसे खींच के ले गए। अब देखो सेपरेशन ऑफ होमोक्रोमोसोम मूवमेंट, अब देखो मेटाफेज में अरेंज हुए, एनाफेज में खींचेंगे, टीलोफेज में पोल्स पे पहुंच जाएंगे, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, स्पिंडल फाइबर अंदर चला जाएगा, ठीक है।
अब न्यू जो न्यूक्लियस होगा उसमें हाफ क्रोमोसोम, पहले 46 थे 23 होंगे, लेकिन डीएनए तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मियोसिस 2, देखो मियोसिस 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अभी जो हमने देखा वो है मियोसिस 1, यानी इस स्टेज से ये वाली स्टेज। अब हम देखेंगे ये 2 वाली स्टेज, छोटी छोटी वाली ये वाली स्टेज देखनी है। ठीक है, अब देखो प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन, प्रोफेज कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। बोर हो गए होगे अब तो इस चीज से, ये चीज तो होनी ही होनी है। मेटाफेज देखो फिर से क्या होगा, अब इस वाले में मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रही हूँ, क्रोमोसोम बनना शुरू होंगे 23, ऐसे अरेंज होंगे। इस बार एक ही प्लेट बनेगी, इस बार मैटरनल पैटर्नल क्या है, इसमें तो अलग अलग है सारे। एक ही प्लेट बनी, यहाँ पे सेंट्रोफाइबर आए, ज्वाइन किया, और इस बार क्रोमैटिड अलग हो जाएंगी, बिकॉज एक ही सेंट्रोम एक ही क्रोमोसोम है, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हो रहा है काइनेटोकोर वाले से। तो अब पहले जो ये मिल के एक बन रही थी, अब ये अलग हो चुकी है। ठीक है, एनाफेज में चली जाएंगी, टीलोफेज में पहुंच जाएंगी, और यहाँ पे बना देंगी अपना न्यूक्लियस। अब देखो आधे आधे हो गए ना, 23 पहले कैसे थे, डाइक्रोमैटिड, डाइक्रोमैटिड थी, यानी 23 ऐसे वाले क्रोमोसोम थे। अब हमारे पास 23 ऐसे वाले क्रोमोसोम है। तो डीएनए कितना हुआ, 2n था तो 2n हो गया, पहले पहले 4n हुआ, अब 2n, लेकिन क्रोमैटिड कितने हुए 23। शुरुआत किससे हुई थी, 46 से। तो हो गया ना रिडक्शनल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे टीलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, और इसी के साथ हमारा थैंक यू आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मियोसिस खत्म, माइटोसिस खत्म, सेल डिवीजन खत्म, दोनों तरह के आपने सेल बना दिए। हेंस हमारा जो ये चैप्टर है खत्म हो चुका है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। नोट्स जो थे वो पहले वाले डिलीट हो गए, बिकॉज हमारा लैपटॉप हैंग कर गया था। यही 2 नोट्स है, इसमें नोट्स तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर साथ साथ समझोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिटन नोट्स ये वाले सारे हैं। ओके, तो थैंक यू, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और बाय।